जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पहचान परिवार में। चलिए हम लोग देख रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर जो आपके दिसंबर से फरवरी तक हुए थे। उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हैं। आप लोग के एग्जाम अगस्त में 20 अगस्त से शुरू है। आप 20 अगस्त को ही है आपके जो पेपर हैं देखेंगे। अब एक ही पेपर होगा तो तैयारी करेंगे, क्योंकि इसमें पेपर अब कठिन बनाएंगे, क्योंकि एक ही पेपर बनाना है तो आप लोग तैयारी करते रहेंगे। चलिए उससे पहले मोटिवेशन थॉट इसको पढ़ लेंगे। क्या है? जीतता वो है जो बार बार हारने के बाद, जीतता वही है जो बार बार हारने के बाद एक और बार प्रयास करता है। ठीक है, आपको प्रयास करना है। ठीक है, आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आप देखेंगे। पहले पेडागोजी है, आप देखें पेडागोजी में क्या क्या है। प्राकृतिक संसाधनों की सीमित उपलब्धि को, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन की बात कर रहे हैं, सीमित उपलब्धि को आप एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते अपने विद्यार्थियों को कैसे समझाएंगे। ठीक है, बताना है कि प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनका उपयोग हम कैसे करेंगे, कि आगे मतलब प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं वो आगे क्या होंगे हमारे, जैसे उपयोग में तो आ रहे हैं इस समय, लेकिन फिर भी वो जैसे कि एक टाइप से हमारे लिए अभी उस तरह से मौजूद नहीं है। ठीक है, उसका हम प्रोसेस प्रक्रिया से निस्तारण करते रहते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें क्या है कि आप एक अच्छी सी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से समझा देंगे नहीं, प्राकृतिक संसाधनों का एक अच्छा व्याख्यान देंगे, भाषण देंगे नहीं, किसी पर्यावरण विशेषज्ञ द्वारा भाषण दिलवाएंगे नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी आप देखेंगे, इसमें लिखा है कि कक्षा में बच्चों को कोयले का टुकड़ा दिखाकर उसकी भविष्य में उपलब्धता एवं उपयोग संबंधित चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये मतलब प्रत्यक्ष रूप से बात कर रहा है कि कोयले का टुकड़ा दिखाकर बच्चों को उसके द्वारा मतलब अनुभूत कराना है कि क्या प्राकृतिक संसाधन की हमारी सीमित मतलब उसकी उपलब्धि है कितनी सीमित है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यही सही लग रहा है, ऑप्शन डी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपके 2020 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को एक विषय के तौर पर किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया। ठीक है, हम जानते हैं जो हमारे प्राथमिक विद्यालय में देखेंगे आप 1 से 5 में, तो कक्षा 1 और 2 में, ठीक है, 1 और 2 में पर्यावरण ईवीएस जो पढ़ाया जाता है वो आपके भाषा और गणित में ही एकीकृत करके पढ़ाया जाता है। लेकिन उसके आगे जो कक्षा 3 है, 4 है, 5 है, उसमें अलग से एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन देख लेंगे इसमें, कक्षा 2 और 3 है, कक्षा 3, 4, 5 है। ठीक है, ऑप्शन आपका 20 सही है इसमें। और कक्षा 4, इसमें 4 और 8 दिया है नहीं, आपका इसमें देखिए दिया है ये 6, 6, 8 है नहीं है, 9, 10 है नहीं है। बाकी आपका ऑप्शन जो इसमें सही है ऑप्शन बी सही है। 3 और 4, 5 इसमें आपके एक विषय के रूप में है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, ईवीएस के शिक्षण को प्रक्रिया कौशल, ठीक है, प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, तो जो जांच आधारित हाथ से करने वाली अध्ययन की घटनाएं हैं वो निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल नहीं है। अच्छा, कौशल नहीं पूछा है, इसमें एक नहीं होगा। ऑप्शन आपका पहला देखेंगे, नियमित करना, नियत करना या नियमित करना, प्रेक्षण करना, पूर्वानुमान लगाना, निष्कर्ष निकालना। ठीक है, तो इसमें देखिए आपके ऑप्शन जो नीचे देखेंगे, प्रेक्षण करना है, पूर्वानुमान निकालना है, निष्कर्ष निकालना, ये सब सही है। बाकी नियत करना, डिटरमाइनिंग नहीं करना है। ठीक है, ऑप्शन आपका यही गलत है, तो ऑप्शन ये आपका सही है इसमें। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, ईवीएस का शिक्षण अधिक प्रभावी होगा यदि शिक्षक, ठीक है, ईवीएस शिक्षण अधिक प्रभावी होगा तब जब शिक्षक क्या करेगा, विभिन्न अर्थपूर्ण और संदर्भित क्रियाकलापों का संचालन करेगा, या फिर अपने विषय पर अधिकार हो, उसके मतलब कमांड बना रहे उस पर। ठीक है, विषय समाप्त करने के पश्चात गृह कार्य मतलब होमवर्क देता है रोज, या फिर विषय के प्रारंभ में विद्यार्थियों को उद्देश्य बता दे। ठीक है, इसमें जो आपका सही है ऑप्शन इसमें पहला ही सही है कि विभिन्न अर्थपूर्ण और संदर्भित क्रियाकलापों का वो क्या करता है, संचालन कराता है। ठीक है, बाकी आपके ऑप्शन जो 3 है ये गलत है, ऑप्शन आपका पहला ए यही सही है। ईवीएस में शिक्षण अधिगम प्रक्रम की विधि निर्भर नहीं करती। ठीक है, अब शिक्षण अधिगम प्रक्रम में जो विधि है वो निर्भर नहीं करेगी, पूछ रहा है किस पे भी निर्भर नहीं करती, विद्यालय के दर्शन शास्त्र पे, फिलोसफी की बात कर रहे थे, तो छोटे बच्चों में कैसे होगा, तो आपके यही इसमें नहीं निर्भर करती। संसाधनों की उपलब्धता जरूरी है इसमें, बच्चों की आवश्यकताओं पर भी होती है और बच्चों के पूर्व अधिगम पर भी हम लोग देखते हैं, लेकिन आपके विद्यालय के दर्शन शास्त्र की बात ही नहीं करना। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला यही आपका क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रम की विधि पर निर्भर नहीं करती, ऑप्शन पहला ही सही है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, आरती के विद्यालय में, ठीक है, आरती के विद्यालय में ईवीएस की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। ठीक है, आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है, एक उद्देश्य बताना है कि प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है उसमें उद्देश्य क्या होना चाहिए बच्चों के लिए। ठीक है, तो विद्यार्थियों और माता पिता को संतुष्ट करना, कि आप विद्यार्थी और माता पिता क्या होंगे, इससे संतुष्ट हो जाएंगे, या फिर विद्यार्थियों में रचनात्मक प्रवृत्ति को निर्दिष्ट करना, ये सही लग रहा है। फिर आगे है प्रधानाध्यापक और सहकर्मियों को प्रसन्न करना, ये भी नहीं सही लग रहा है। विद्यार्थियों को भावी पेशों के विकल्पों के लिए प्रशिक्षण देना, भावी पेशों के लिए बात गलत है। आप देखेंगे बी ऑप्शन सही है आपका, बी, जिसमें कहा है कि विद्यार्थियों में क्या है, रचनात्मक प्रवृत्ति को निर्दिष्ट करना है। ठीक है, प्रदर्शनी आयोजन करना है तो बच्चे क्या करेंगे, इसमें समूह रूप में कार्य करेंगे, कुछ नया मतलब रचनात्मक कार्य करेंगे ना इसमें। ठीक है, तो आपका इसमें आपका बी सही है।
अगला प्रश्न है, यदि आपको ईवीएस में कोई विषय पढ़ाना कठिन लगे तब एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? ठीक है, मान लीजिए कोई शिक्षक है ईवीएस का, हम हैं, तो हमको कोई विषय उसमें पढ़ाना कठिन लग रहा है, तो हम क्या करेंगे? मुख्य बिंदुओं की पुनरावृत्ति करेंगे, उसका रिपीटेशन मतलब करते रहेंगे, जो मेन हेडिंग होती है उसको बताएंगे, बस। गलत है। विद्यार्थियों से प्रश्न करेंगे, बस प्रश्न करके छोड़ देंगे? नहीं, उसे पढ़िए और पढ़ाइए, मतलब पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। जब हमको पता कठिन नहीं लग रहा है, कैसे पढ़ाएंगे? फिर आगे है यूज स्ट्रेटजी ऑफ टीम टीचिंग। टीम टीचिंग मतलब आप देखेंगे समूह शिक्षण एक होता है, ठीक है, ग्रुप, जिसे हम ग्रुप शिक्षक भी कहते हैं, मतलब अपना समूह शिक्षण, जैसे टोली शिक्षण भी कहते हैं। तो यही आपका सही होगा, क्योंकि इसमें हम कई शिक्षक मिलके जो कठिन लगता है उसको हम आसानी से सब बच्चों को समझा सकते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो सही है इसमें डी, समूह शिक्षण रणनीति का उपयोग करके। आगे देखिए प्रश्न है, आदित्य एक ईवीएस शिक्षक अपने विद्यार्थियों के साथ बैठे और उन्होंने चिकनी मिट्टी से कई चीजें बनानी सीखी है, ठीक है। एक विद्यार्थी जो अन्य विद्यार्थियों के साथ फर्श पर नहीं बैठ सकती थी, वह कुर्सी पर बैठी है और उसने आदित्य और उसके सहपाठियों से चिकनी मिट्टी से विभिन्न वस्तुएं बनानी सीखी है, ठीक है। इस क्रियाकलाप के दौरान आदित्य ने बच्चों से बात की और सृजनात्मकता को प्रोत्साहित किया। उसने विद्यार्थियों को चिकनी मिट्टी का उपयोग करके अपनी पसंद का दृश्य बनाने के लिए कहा। प्रत्येक समूह ने विचार प्रस्तुत किया एवं एक भिन्न दृश्य बनाया है, ठीक है। इसके द्वारा उसने अवसर प्रदान किया है, मतलब कि जो क्रियाकलाप कराया है टीचर ने, वो किस लिए कराया है, क्या उद्देश्य था उसका? ऑप्शन देखते हैं, विद्यार्थियों को उनकी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए, सही ऑप्शन है, जिससे कि वह अपनी क्षमता को बेहतर कर सकें, ये भी पॉजिटिव में जा रहा है। विद्यार्थियों में प्रतिद्वंदिता को मन में बैठाना, प्रतिद्वंदिता मतलब कंपटीशन, नहीं, ये आपका ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, सी नहीं है, बाकी ये भी सही लग रहा है हमको। ऑप्शन देख लेंगे, ये भी कहाँ है आपका, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी आपका सही है, ऑप्शन डी आपका सही है। अगला प्रश्न देख लेंगे, रीमा ने अपने विद्यार्थियों को देश के विभिन्न भागों में मनाए गए विभिन्न त्योहारों के उत्सवों पर जानकारी एकत्र करने का नियत कार्य दिया है, उन्हें कक्षा में प्रदर्शित करने के लिए कहा, ठीक है। मतलब एक टीचर है, वो अपने बच्चों को क्या कहा है, त्योहार के उत्सव पर जानकारी एकत्र करना है, ठीक है। जो हम त्योहार मनाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने लोग हैं सब अपने धर्म में त्योहार मनाते हैं, तो वो त्योहारों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए कह रही है, ठीक है। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या होना चाहिए? सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहारों के विषय में जाना जाए, देश के सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहारों के विषय में जाना जाए, ये होगा, या फिर हमारे देश में संस्कृति की विविधता के विषय में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाया जाए, ये सही लग रहा है। फिर आगे है, देश में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों को एक रिकॉर्ड बनाया जाए, रिकॉर्ड बना के रखा जाए, नहीं, विभिन्न त्योहारों को उत्सव रूप में मनाने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना, ठीक है। इसमें देखिए बच्चों को जो एकत्र करने के लिए दिया जा रहा है कि त्योहारों के बारे में एकत्र करिए जानकारी, तो वो यही होगा कि संस्कृति की विविधता, ठीक है, हमारी सांस्कृतिक विविधता में विद्यार्थियों को क्या करना है, संवेदनशील बनाना है, ठीक है। बच्चे जानेंगे कौन सा पर्व कितने धूमधाम से मनाया जाता है, क्या क्या होता है इसमें, तो उसके प्रति बच्चे में मतलब की जानकारी एक विकसित होगी ना, जिससे वो अपने मतलब की संवेदना को एक फील कर पाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका इसमें भी सही है। आगे अगला प्रश्न आपका देखेंगे, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने के उद्देश्य को पहचानना है, ठीक है। जो पहेलियां आजकल मतलब देखेंगे, आजकल क्या छोटे बच्चों में पहेलियां किताब में प्रस्तुत की जाती हैं, उनको पढ़ते हैं, मतलब बच्चों को अच्छा लगता है, पढ़ते भी हैं, उसको क्यों उसमें डाला गया है? विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना, पहेलियां मतलब कि उनके लिए मन में मतलब क्या भ्रम पैदा करें, विद्यार्थियों को खेल खिलाना, खेल खिलाने के लिए, या फिर विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना और स्वयं आनंदित होना, बच्चों को भ्रमित होने दो और खुद आनंदित हो, ये बात नहीं है। विद्यार्थियों में तर्क क्षमता पॉजिटिव है, देखिए आप देखेंगे इसमें क्या होता है, पहेली को बूझने के लिए बच्चे क्या लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं, तर्क लगाते हैं, सोचते समझते हैं, ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे ऑप्शन जो आपका सही है, विद्यार्थियों में तर्क क्षमता क्या करना, विकसित करना, पहेलियों को शामिल करने का, ऑप्शन ही आपका डी सही है। आगे है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति पर्यावरण अध्ययन की एकीकृत प्रकृति को दर्शाती है? एकीकृत मतलब इंटीग्रेटेड, ठीक है। आप देखेंगे इसमें क्या क्या है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के अवधारणाओं से अंतर्दृष्टि विकसित करना, विज्ञान सामाजिक विज्ञान, ये तो पर्यावरण एक में ही है आपके, ये सही लग रहा है। किसी पर्यावरणविद को भाषण के लिए बुलाना, क्या है, बुलाएंगे हम। विज्ञान व सामाजिक विज्ञान को अलग अलग शिक्षक करना है, अलग अलग आ गया, नेगेटिव पॉइंट है। फिर आगे है, विज्ञान व सामाजिक विज्ञान की अलग अलग पाठ्य योजना बनाना, नहीं, ये भी नहीं। अब देखिए जो पहला ऑप्शन है, विज्ञान सामाजिक विज्ञान आपका और पर्यावरण शिक्षा जो है, इसको अंतर्दृष्टि विकसित करना, एक साथ मिला के एकीकृत करके पढ़ाना, ठीक है, यही आपका उद्देश्य है। ऑप्शन आपका पहला ही सही लगेगा, ठीक है, ऑप्शन ए। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, क्रियाकलाप आधारित अधिगम में अभ्यास में निहित निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में देखना है, ठीक है। प्रश्न देखिए रिपीटेड होते रहते हैं, आपके ऑनलाइन जो मोड एग्जाम हुआ था उसमें प्रश्न कई बार पूछ चुका है, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें क्या है, जो क्रियाकलाप आधारित अधिगम के चरण होते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में देखा जाएगा तो पहले क्या बनाएंगे, योजना बनाएंगे,
पहले योजना बनाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, क्रियाकलाप का संपादन करेंगे। ऑप्शन क्या जाएगा, सी के बाद ए, सी के बाद ए देखिए 2 में है, फिर उसके बाद डी आएगा, डी प्रक्रम पर विचार या चिंतन करेंगे। ठीक है, प्रक्रम पर क्या करेंगे, विचार या चिंतन करेंगे। फिर लास्ट में आप देखेंगे उसका रिपीटेशन मतलब पुनरावृत्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आप देखेंगे सी ए, आपका पहले ये आएगा, दूसरे पे ये है, तीसरे पे ये है, चौथे पे है, तो सी ए डी बी। ठीक है, सी ए डी बी आपका ऑप्शन पहला ही सही है, ऑप्शन ए। आगे है अगला प्रश्न, विद्यार्थियों में पर्यावरण दृष्टिकोण व पर्यावरण ज्ञान की जागरूकता लाने के लिए एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक क्या कर सकता है। ठीक है, पर्यावरण दृष्टिकोण व पर्यावरण ज्ञान की जागरूकता लाना है। ठीक है, आप देखेंगे ऑप्शन क्या है, शिक्षक उनसे घरेलू वस्तुओं को बनाने में प्रयोग होने वाले जैविक व भौतिक संसाधनों को सीमित उपलब्धता को बताएगा, सही हो सकता है। फिर आगे देखेंगे, शिक्षक अपने आसपास उपस्थित वनस्पतियों व पशुओं पर मानव व्यवहार का प्रभाव बताएगा, जागरूक कर रहा है पर्यावरण दृष्टिकोण पर्यावरण ज्ञान पर। ठीक है, तो ऑप्शन तो सही लग रहा है। फिर आगे, शिक्षक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाएगा। फिर आगे है, शिक्षक औद्योगिकरण के लिए वन उन्मूलन के महत्व को समझाएगा। इसमें देखिए आपका जो ऑप्शन मैच कर रहा है सही, मतलब कि ए बी और सी सही लग रहा है। इसमें औद्योगिकरण के लिए उन्मूलन के महत्व के बारे में जानकारी बच्चों को नहीं दे सकते। ठीक है, ऑप्शन आपका ए बी सी, ऑप्शन बी, ए बी सी यही सही है आपका, ऑप्शन बी। आगे अगला प्रश्न है, ईवीएस के शिक्षक ने बच्चों को वृक्षों की गिरी हुई पत्तियों को आकार, माप, बनावट इत्यादि के आधार पर समूहों में व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। ठीक है, आप देखेंगे वृक्ष की पत्ती जो गिरी है उसके आकार, बनावट पर जानकारी एकत्रित करना है। तो बताइए शिक्षक का उद्देश्य क्या है इसके लिए, पत्तियों के विषय में उनकी समझ वृद्धि करना, या फिर अवलोकन और वर्गीकरण कौशलों को वृद्धि करना, या फिर पत्तियों के ज्ञान में वृद्धि करना, या उससे अध्यापन में आमोद प्रमोद तत्व की वृद्धि करना। देखिए इसमें क्या है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधे जो पत्तियां हैं उनको क्या कर रहे हैं, उसका अवलोकन कर रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से अपने आंखों से उसको देख रहे हैं, उसकी बनावट को समझ रहे हैं। ठीक है, और फिर अपने मतलब के हिसाब से उनको छाट भी रहे हैं कि कौन सी पत्ती किस आकार में है, किस कलर में है। ठीक है, ये सब देख रहे हैं। आप देखेंगे इसमें ऑप्शन बी आपका है, अवलोकन व वर्गीकरण कौशल का वृद्धि करना। ठीक है, इसको बढ़ाना है, अवलोकन और वर्गीकरण का। ठीक है, ऑप्शन आपका इसमें बी सही लग रहा है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, रमा अवधान स्मरण शक्ति, समस्या समाधान और योजना बनाने का उल्लेख कर रही है। ठीक है, रमा अवधान स्मरण शक्ति, समस्या समाधान और योजना बनाने का उल्लेख कर रही है। वो संकेंद्रित है, किस लिए संकेंद्रित है बताना है। देखिए ये सब चीज क्या है, आपके संज्ञान में होनी चाहिए। स्मरण शक्ति आपके ज्ञान में है, समस्या समाधान कैसे होगा, योजना कैसे बनाएंगे। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, समूह दबाव में करेंगे, नहीं सामाजिक कौशल पर होता है, नहीं सहयोगी कौशल पर होता है, नहीं आपके खुद के ज्ञान में होना चाहिए। ठीक है, संज्ञान पर, ऑप्शन आपका डी सही है इसमें, ऑप्शन डी, संज्ञान पर आधारित होते हैं। ठीक है, संज्ञान को केंद्रित करता है ये। आगे है, निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में मिलकर बना है। ठीक है, आप देखेंगे प्रश्न ये हर बार पूछा है ऑनलाइन में जब हुआ था एग्जाम, तो बताना है एक देश है, एक देश है आपका और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश, इसमें कौन सा है। लक्षद्वीप और पुदुचेरी दोनों आपके क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ और दिल्ली ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। नागालैंड और लद्दाख, ये देखिए सही ऑप्शन है, नागालैंड क्या है, राज्य है, लद्दाख क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। मणिपुर मेघालय दोनों राज्य हैं, तो ऑप्शन सी आपका सही है इसमें, इसमें एक राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी। आगे है, राज्यों का वह समूह चुनिए जिनके समुद्र तट अरब सागर पर है। ठीक है, बताना है आपको कि वह राज्य कौन कौन से जिनके समुद्र तट कहाँ पे है, अरब सागर पे। आप देखेंगे मैप यहाँ पे है आपके साथ, देख लेंगे इस साइड आप देखेंगे बंगाल खाड़ी है आपकी और इस साइड आपका अरब सागर है। ठीक है, तो अरब सागर के तट पे होने वाले तो कौन कौन से राज्य हैं, ऊपर से देखेंगे तो गुजरात आपका है, फिर महाराष्ट्र है, फिर गोवा है, फिर कर्नाटक है, फिर केरल है। ठीक है, अब इतना राज्य जो है आपके कहाँ है, अरब सागर तट पे है। तो ऑप्शन में देखेंगे अगर, तो आपका ऑप्शन क्या क्या है, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु कहाँ है, आप देखें तमिलनाडु आपका, उड़ीसा ये सब कहाँ है, बंगाल खाड़ी तट पे। ठीक है, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आपका केरल कर्नाटक ये सही लग रहा है क्योंकि केरल भी है, कर्नाटक भी है, महाराष्ट्र भी है। गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उड़ीसा आपका कहाँ है, बंगाल खाड़ी पे है। गुजरात, तेलंगाना, केरल इसमें कहाँ है, तेलंगाना आ गए तो मतलब लैंड लॉक है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका इसमें बी सही है। केरल भी आपका क्या है, अरब सागर तट पे है, कर्नाटक भी है और महाराष्ट्र भी है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या है सही, बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश के 3 सीमांतवर्ती प्रदेश कौन से। ठीक है, बताना है कि मध्य प्रदेश सटे कौन से राज्य हैं। तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश सटे गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, पहले ही लग रहा है। उत्तर प्रदेश देखिए बिहार है, छत्तीसगढ़ है, फिर आप देखेंगे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड है, गुजरात, तेलंगाना, उड़ीसा है। तो आप देखेंगे इसमें मैप में देख लेंगे, महाराष्ट्र आप देखेंगे यहाँ पे, राजस्थान भी है, उत्तर प्रदेश भी है, बिहार नहीं है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, गुजरात है। तो गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश है और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र है। तो ऑप्शन में देखेंगे
गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। आपका ऑप्शन जो आपका पहला यही सही है, ठीक है, ऑप्शन पहला आपका सही है। आगे देखिए प्रश्न है एक ट्रेन भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन से 22 नवंबर 2022 को 20:30 पे चलकर 24 नवंबर को, ठीक है, 22 तारीख को चली है, 24 नवंबर को 3 बजे नागरकोइल रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। यदि ट्रेन ने इन दोनों रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी दे दिया है 1877 किलोमीटर, तो दूरी चली है, तो ट्रेन की औसत चाल पूछा है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय फार्मूला होता है, इसी लगाना है। पहले समय ज्ञात करेंगे। समय कैसे ज्ञात होगा, पहले देखिए 22 नवंबर 2022 को कितना चला है, कब से चला है, तो 20:30 पे। तो समय हमारे पास बचा है 22 तारीख में लगभग यहाँ पे 22 तारीख में देख लेंगे, हमारे पास बचा है समय 3 घंटा 30 मिनट, ठीक है। फिर 22 के बाद 23 तारीख को पूरा दिन भर चला है, इसका मतलब 23 नवंबर को पूरा 24 घंटा चलेगा। फिर उसके बाद आगे है 24 नवंबर को 3 बजे मतलब 3 बजे सुबह 3 घंटा, 24 नवंबर में 3 घंटा। टोटल मिलाएंगे, समय जोड़ लेंगे, समय कितना घंटा लगा है, तो आप देखेंगे 24 3 आप देख 27 3 30 घंटा 30 मिनट, ठीक है, मतलब 30.5 घंटा समय लगा है। अब इसमें हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटा समय हमारा फार्मूला है, और इसमें चाल हमको दिया है, चाल ज्ञात करना है, दूरी दी है 1877, और इसके बटे कर लेंगे हम लोग। इसको हम लिख सकते हैं, समय को जो लिखा है हमारा 30.5 घंटा, इसको हम लिख सकते हैं 61/2, ठीक है, 61/2, ठीक है। तो यहाँ पे 61/2 करेंगे तो 61 नीचे आ जाएगा, और 2 इससे ऊपर गुणा करेगा। इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आप देखेंगे 214, 214 15, 2 16 17 बटा 61। अब ये जाएगा आपका 61 छक्का 366 होता है। फिर उसके बाद लगभग कितना ऑप्शन में जाएगा, एक बार जाएगा 61 दशमलव समथिंग है, ठीक है, 61 दशमलव समथिंग है। तो आप देखेंगे इसमें 60 की ज्यादा हो जा रहा है, तो 62 मानेंगे। समथिंग निकटतम मान पूछा है, ठीक है। निकटतम मान में आप देखेंगे इसमें 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा, ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही है। ये कैलकुलेशन करना था। आगे अगला प्रश्न है, किसी छात्र का घर यक्ष और उसका विद्यालय वाई पर है, तथा यक्ष और वाई के बीच कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः विद्यालय पहुंचने के लिए वह छात्र पहले ए पर जाता है, जो यक्ष के ठीक दक्षिण में 60 मीटर की दूरी पर है। फिर वह बी पर जाता है, जो ए के ठीक पूर्व में 60 मीटर की दूरी पर है। फिर वह सी पर जाता है, जो बी के ठीक दक्षिण में 50 मीटर की दूरी पर है, और अंत में वह अपने विद्यालय पहुंच जाता है, जो सी के ठीक पूर्व में 60 मीटर की दूरी पर है। विद्यालय के सापेक्ष उसके घर की सही दिशा पूछा है। डायरेक्शन बताना है, इसमें देखेंगे पहले हम लोग शुरू से चलेंगे, कैसे चलना है। डायरेक्शन आप लोग पता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, ये डायरेक्शन आपकी है। तो पहले कहाँ चलना है देखेंगे, ऊपर से वह छात्र पहले ए पर जाता है, जो यक्ष के ठीक दक्षिण में ए पर जाता है। यक्ष पहले यक्ष बना लेंगे, यक्ष के ठीक दक्षिण में, दक्षिण कहाँ है, नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है, नीचे दक्षिण है, ए पर जाएगा 60 मीटर, मान लीजिए 60 मीटर चला, दक्षिण नीचे है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर वह बी पर जाता है, जो ए के ठीक पूरब में, ए का ठीक पूरब कहाँ मिलेगा हमको, इस साइड मिलेगा, तो बी पर जाएगा। कितना चला है, फिर 60 चला है, तो 60 हो जाएगा, 60 मीटर, ए के ठीक पूरब में 60 मीटर दूरी पर है। और फिर वह सी पर जाता है, जो बी के ठीक दक्षिण में स्थित है। मैप थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा क्योंकि नीचे जा रहा है, आप देखेंगे यहाँ पे यक्ष है, यक्ष शुरू किया, दक्षिण जाना है ए पे 60 मीटर। फिर वह पूर्व दिशा में चला है बी पर चला है 60 मीटर। फिर वह पुनः सी पे जाना है, उसको प्रश्न में लिया है कि आपके सी पे जाना है, और कहाँ जाना है, बी के ठीक दक्षिण में, बी का ठीक दक्षिण नीचे है, ठीक है। कितना है, बी के ठीक दक्षिण में 50 मीटर, ये 50 मीटर है, ठीक। फिर इसके बाद देखेंगे आगे, और अंत में वह अपने विद्यालय पहुंचता है, जो सी के ठीक पूरब में है। सी के ठीक पूरब, ये सी पहुंच गया है। अब सी के ठीक पूरब कहाँ, यहाँ पे विद्यालय उसका है वाई। ये कितना चला है, ये भी 60 मीटर चला है, थोड़ा घुमावदार था। अब देखें पूछा क्या है कि विद्यालय के सापेक्ष उसके घर की सही दिशा, विद्यालय कौन सा है, वाई है, और इसके घर की दिशा पूछा है। तो ये देखिए तिरछा मतलब दिशा बन रही है, तिरछे में देखेंगे यहाँ पे उत्तर और क्या है, पश्चिम है, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम ऑप्शन में देखेंगे कहाँ है, ऑप्शन डी आपका है उत्तर पश्चिम, ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही है।
आगे है वह राज्य जहां तुरांग का अर्थ जंगल है, ठीक है, प्रश्न है तुरांग का अर्थ जंगल है, कौन सा है राज्य। देखिए इस राज्य की भाषा कुडुक है, क्या है राज्य की भाषा, क्या है कुडुक है। और ये राज्य आपका है झारखंड, क्या है झारखंड। यहाँ पे जंगल को क्या कहते हैं, तुरांग कहते हैं। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह युगल जोड़ा चुनिए जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और हमारी तुलना में 4 गुना दूर वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो पक्षियों के बारे में प्रश्न है, बताना है कि जो हम मनुष्य से 4 गुना ज्यादा दूर तक देख सकते हैं। कौवा और चील, कौवा नहीं है। बाज और गिद्ध, ऑप्शन बी यही सही है आपका, ऑप्शन बी मान लेंगे। शक्करखुरा छोटा पक्षी है, कौवा भी फिर आ गया, ऑप्शन बी। आप देखेंगे चील, बाज, गिद्ध ये मनुष्य से 4 गुना अधिक दूरी पर देख पाते हैं, ठीक है। ये प्रश्न देखिए हर बार रिपीट कर रहा है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ेंगे इसको, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले 2 रोग, ठीक है, मच्छरों द्वारा जो रोग फैलते हैं उनको बताना है। मलेरिया और मियादी बुखार, टाइफाइड नहीं, मियादी बुखार आपका मच्छर से फैलता है। चिकनगुनिया, डेंगू, ये दोनों आपका सही है, ऑप्शन बी आपका सही है। हेजा, हेजा आ गया, डेंगू और हेजा आ गया, तो ये हेजा क्या है, एक संक्रमित रोग है, ये मतलब कि फैलता है लेकिन ये मच्छर द्वारा नहीं फैलता, ठीक है। ऑप्शन आपका बी। आगे है दिल्ली की टूरिस्ट गाइड में एक मानचित्र दिया गया है, इस मानचित्र के एक कोने पर लिखा है पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है, 990 मीटर। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं 2 स्थलों के बीच की दूरी 21.2 सेंटीमीटर है तो इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी निकटतम पूछा है, ठीक है, लगभग में आएगा, ठीक है। देखें, चले देखते हैं। यहाँ पे पहले पैमाना हमारे पास एक दिया है, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है, 990। अगर 1 सेंटीमीटर बराबर 990 मीटर तो हमारा 21.2 सेंटीमीटर है, तो इसको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 990 से, ठीक है। 990 से इसमें गुणा करेंगे जब हम, 9 दूनी 18, 9 एक कम 9, 10 हासिल 1 का, 9 दूनी 18, 1 19, 0889910, ये आपका इतना एक अंक पर दशमलव लग जाएगा, लगभग आपका है 20,988, 20,988 क्या आया है, ये हमारा मीटर सेंटीमीटर में आया, ठीक है। ये किस में आया, सेंटीमीटर में आया है, मीटर में आया, सॉरी मीटर में दिया है, मीटर में आया है। अब इसको हम क्या करेंगे, किलोमीटर में बदलना, क्योंकि ऑप्शन हमारा क्या है, किलोमीटर में है, तो इसमें क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे। 1000 से जब हम भाग देंगे तो 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा, ठीक है। 3 अंक पे दशमलव लग के 20.988 किलोमीटर। अब आप देखें 20.988 किलोमीटर लगभग जा रहा है आपके 21 किलोमीटर में, ठीक है। 20 से आपका इतना ज्यादा है तो 21 मानेंगे, ऑप्शन आपका बी सही है, ठीक है। ऑप्शन बी 21 किलोमीटर मान देंगे, ऑप्शन बी। आगे है, किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया और वहां जिस प्रकार के घरों में लोग रहते हैं उनके ढांचे के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया है, ठीक है। एक कोई व्यक्ति है वो भ्रमण करके अपना एक जानकारी इकट्ठा कर रहा है घरों के बारे में। तो क्या है, भारी वर्षा होने के कारण यहाँ के घर जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर, मतलब 3 से 3.5 मीटर, आप देखें मीटर 10 से 12 फीट कह सकते हैं ऊंचाई पर मजबूत बांस पे, ठीक है, बांस के खंभों बने होते हैं घर। लोग घर में प्रवेश करने के लिए सीढ़ी का प्रयोग करते हैं, ठीक है, सीढ़ी लगी होती है और रात के समय सीढ़ी हटा देते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं, इनकी छतें ढालू होती हैं और राज्य होना चाहिए, क्या होगा राज्य, जहाँ पे लोग 3.5 मतलब कि 3.5 मीटर ऊपर ऊंचाई पे घर बनाते हैं, वो भी लकड़ी के बांस बल्ली बनाते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें ऑप्शन क्या है, हिमाचल प्रदेश है, मिजोरम है, झारखंड है, असम है। आप देखेंगे असम के लोग, असम की विशेषता ये बता रही है, असम के जो घर बनते हैं वो इसी टाइप के बनते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका डी सही है। आगे है, निम्नलिखित में से उस शहर को चुनिए जहां के अधिकांश लोग इलायची और बादाम डाला हुआ गर्म कहवा पीते हैं। कहवा कहाँ फेमस है, आप जानते हैं कहाँ है, शिलांग है, मैसूर, हैदराबाद, श्रीनगर। तो श्रीनगर के लोग होंगे, ठीक है। जम्मू कश्मीर श्रीनगर में कहवा ज्यादा पीते हैं, चाय कहवा, इसलिए आप देखेंगे ऑप्शन डी आपका सही है, ठीक है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है, ठीक है। एक मतलब कि मादा अपनी मादा को पहचान लेता है, वो कई किलोमीटर दूर से पहचान लेगा उसकी गंध से, ठीक है। कौन सा वो प्राणी है, जीव है, बाज होगा, रेशम कीट होगा, मच्छर होगा, तितली होगा। देखिए ये रेशम कीट जो आपका है ये अपनी मादा को क्या करता है, कई किलोमीटर दूर रहती है, उसके गंध से ही पहचान जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका इसमें बी सही है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका रेशम कीट इसमें सही है। आगे देखिए, नीचे देखिए, पहली को हल कीजिए। पहली एक आई है, फिर से देखेंगे। काले काले मोती जैसी, छोटी सी पर गोल हूँ, बारीक पीसी या दरदरी, मैं तीखे स्वाद वाली हूँ, मीठी और नमकीन में दोनों में डाली जाती हूँ, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ, ठीक है। ये पहली है, बताना है क्या हो सकता है। काले काले मोती जैसी, काले काले क्या होता है, काली मिर्च होती है और ये देखिए बारी बारी पीस के दरदरी हो जाती है, ठीक है। ऑप्शन इसमें काली मिर्च, ऑप्शन पहला आपका सही है, काली मिर्च, ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है मिजोरम के जंगलों में की जाने वाली झूम खेती। ठीक है, झूम खेती के बारे में बताना है। नीचे दिए गए कथन पर विचार करें। ठीक है, झूम खेती के बारे में विचार करना है। फसल काटने के पश्चात उस भूमि को खुला छोड़ देते हैं और उस पर कुछ वर्षों तक कुछ भी नहीं उगाया जाता है। ठीक है, फसल काट देते हैं, उसको खुला छोड़ देते हैं, कुछ वर्षों तक उस पर कुछ उगाते नहीं है। ठीक है, ये सही लग रहा है। फिर आगे है इस भूमि पर उगने वाले बांसों और खरपतवारों को काट के जला देते हैं। हाँ, वहाँ के जो खरपतवार उगते हैं उनको काट के वहीं पे जला देते हैं। ठीक है, फिर आगे है इसके पश्चात बीज बोने से पहले इस भूमि को गहरा जोतना नहीं है। ठीक है, गहरा जोताई निगेटिव आ गया, ये गहरी जुताई नहीं करनी है। रासायनिक उर्वरकों और कीट जहाज लिखा है, कीट मतलब जो आपके कीटनाशक पदार्थ होते हैं उनका उपयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है। ठीक है, तो रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक पदार्थ इसका प्रयोग नहीं करते इसमें। ठीक है, आप झूम खेती में इसका प्रयोग नहीं करेंगे। फिर एक ही खेत में भिन्न भिन्न प्रकार के फसल जैसे मक्का, चावल, गेहूं और बीज, सब्जियां आदि क्या करते हैं, उगाते हैं। ये सही हो लग सकता है, ऑप्शन ई। ठीक है, आप देखेंगे ए बी ई सही लग रहा है। ए भी सही था, बी भी सही था और ई। ठीक है, ऑप्शन ए बी ई, ऑप्शन डी है आपका इसमें, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, ऑप्शन डी। आखिरी प्रश्न है किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की जीवन शैली का परीक्षण करने अपने विचारों को इस प्रकार व्यक्त किया है। ठीक है, क्या कहा है, यहाँ का रहन सहन साधारण है। ठीक है, लोग खाने की वस्तुओं जैसे टेपियोका, जिसे हम कसावा भी कर सकते हैं, ठीक है, और नारियल को अपने घरों के आंगन में उगाते हैं। ठीक है, टेपियोका और नारियल अपने क्या करते हैं, घरों के आंगन में उगाते हैं और इनसे बने खाने को चाव से खाते हैं। तो राज्य बताना है कौन सा राज्य हो सकता है। टेपियोका आप पढ़े होंगे, सीटेट की तैयारी में आप देखेंगे प्रश्न टेपियोका आता है तो सब केरल बताते हैं, केरल। केरल ही सही है आपका ऑप्शन पहला। केरल में जो नारियल का पेड़ लगाते हैं, टेपियोका उगाते हैं, सब अपने घर के आंगन में ही लगाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका इसमें पहला एक मतलब ये सही है। तो आज का सेशन यही खत्म होता है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, पसंद आए तो लाइक जरूर करें। आपसे को बहुत बहुत धन्यवाद।